ई कंटेंट में शास्त्री तृतीय वर्ष व्याकरण के छात्रों को स्वागत है। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता व्याकरण। ये आज मैं परिभाषा प्रकरण का अध्ययन करूँगा। तो परिभाषा प्रकरण में सबसे पहले मनोरमाकार ने लिखा है जो इको गुण वृद्धि यानी पाणिनि सूत्र, पहला अध्याय, पहला पाद और तीसरे नंबर का सूत्र। इसमें दिया हुआ है मूल में ही गुण वृद्धि शब्दाभ्याम इति एतच्च पूर्वसूत्राभ्याम गुण वृद्धि पदे अनुवर्त्य गुणो विधिरिति ये गुणो वृद्धि इति योजनया लभ्यते तेनेह न दिवौत इति द्यौत्यादीनामः सह इमं षष्ठ्यन्तम् इति सूत्रे षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणात् शब्दस्वरूपपरतया नपुंसकात् सोर्लुक् इति भावः। यानी ये जो सूत्र हैं इको गुण वृद्धि, इसमें कौमुदीकार ने लिखा है सबसे पहले गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। जो कहा गया है उसका लाभ किस प्रकार किया जाता है अर्थ, तो इसी में मनोरमाकार मूल में लिखा है जो पूर्व के वृद्धिरादेच सूत्र से वृद्धि पद तथा अदेंगुणः सूत्र से गुण पद की अनुवृत्ति करते हैं। एवं च संज्ञावाची शब्द जब अनुवृत्त होता है तो वह स्वरूप परक होता है। इस नियमानुसार गुण पद गुण इस शब्द स्वरूप परक होगा तथा वृद्धि पद भी वृद्धि इस शब्द स्वरूप परक होगा। तो अर्थ होगा इसका लास्ट में गुणः स्यात् यानी वृद्धि स्यात्। इस प्रकार जो गुण अर्थात अदेंगुणः तथा वृद्धिरादैच ऐसी योजना से गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। इस अर्थ का लाभ किया जाता है। यानी संज्ञावाची गुण तथा वृद्धि पद जब इस सूत्र में अनुवृत्त होगा तो वह शब्द स्वरूप परक होगा। शब्द स्वरूप परक उन दोनों पदों का तृतीयांत में विपरिणाम कर देंगे तो उनका शब्द स्वरूप होगा गुणः इति शब्देन वृद्धि इति पदेन। एवं च प्रकृति सूत्रस्थ गुण तथा वृद्धि पद संज्ञा शब्द होने से संज्ञी परक होंगे तो गुणः का अर्थ होगा अदेंग तथा वृद्धि का अर्थ होगा आदैच आत और ऐच। विधीयते का अध्याहार करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा गुण शब्देन अर्थात गुणः इति उच्चार्य अर्थात गुणः ऐसे शब्द स्वरूप का उच्चारण करके यत्र यानी जहाँ गुण अर्थात अत तथा एंग का विधान हो वहाँ इकः यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। इसी प्रकार जहाँ पर वृद्धि शब्देन अर्थात वृद्धि ऐसे शब्द स्वरूप का उच्चारण करके वृद्धि का अर्थ अर्थात आत या ऐच का विधान किया जाए वहीं उस शास्त्र में इकः यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। इसी को कौमुदी में कहा है जो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। तो कौमुदीकार और मनोरमाकार का जो है ना कहा है गुण वृद्धि शब्दे इत्यनुवर्त्य
गुण वृद्धि इति योजनया। यह कथन भाष्यकार के गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात इस कथन से कुछ अंतर है, क्योंकि भाष्यकार तो इस सूत्र में जो गुण तथा वृद्धि पद का ग्रहण किया गया है तत्सामर्थ्यात यानी उपर्युक्त अर्थ का लाभ मान रहे हैं, जबकि भट्टोजी दीक्षित उन दोनों पदों की अनुवृत्ति करके गुण वृद्धि इति ये गुण वृद्धि इस योजना से उपर्युक्त अर्थ का लाभ मान लेते हैं। लेकिन यानी योजनया यद्यपि तदनुवृत्त्येव सिद्धे सामर्थ्यात् शब्द व्यापाराश्रयेण लभ्यते मूलोक्तार्थः, तथापि मंतबुद्धि साधारण्येन स्फुटत्वायम् एवं उक्तम। यानी सूत्र का जो अर्थ ऊपर बताया गया उसका लाभ पूर्व सूत्रों से गुण वृद्धि पद की अनुवृत्ति करके ही हो जाता। यहाँ पर इस तरह की शंका होती है कि अनुवृत्त गुण तथा वृद्धि पद तो स्वरूप परक ही होगा, उससे संगी अर्थात अदेंग तथा आदेश का लाभ तो होगा नहीं। पुनः ये शब्द रत्न टीका में कहते हैं जो तदनु वृत्त्येव सिद्धे ऐसा कह रहे हैं, तो इसका समाधान यह है कि जैसे बहुगणवतु इस सूत्र से अनुवृत्ति से आया संज्ञावाची और संख्या शब्द स्नानता सट से अनुवृत्त होने पर संगी परक हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी गुणपद अनुवृत्त होकर अदेंग रूप संज्ञी परक तथा वृद्धि पद आदेच रूप संज्ञी परक होगा, कोई आपत्ति नहीं। एवं च सूत्र का अर्थ हो जाएगा जो इकः अर्थात इक के स्थान पर गुणः अर्थात अत या एंग हो तथा वृद्धि अर्थात आदैच हो। इस प्रकार उन दोनों पदों की अनुवृत्ति से ही उपर्युक्त अर्थ का लाभ जब सिद्ध होता था, तब पुनः सूत्रकार ने जो सूत्र में गुण तथा वृद्धि पद का ग्रहण किया है तत्सामर्थ्यात लक्षणारूप शब्द व्यापार का आश्रयन करने से अर्थात गुण वृद्धि पद की अनुवृत्ति शब्द करणक विधानाधिकरण इस अर्थ में लक्षणा करने से मूलोक्तार्थ अर्थात मनोरमा में कहे गए सूत्रार्थ का लाभ हो जाएगा। यानी सूत्रस्थ गुण वृद्धि पद ग्रहण सामर्थ्यात अनुवृत्त गुण शब्द का लक्षणया गुण शब्द करणक विधानाधिकरण अर्थ करेंगे तो गुण शब्द के द्वारा विधान का जो अधिकरण अर्थात जहाँ गुण का विधान हो, इसी प्रकार वृद्धि पद की लक्षणा से वृद्धि शब्द करणक विधानाधिकरण अर्थ करने से गुण तथा वृद्धि शब्द है। करण विधान का अर्थ गुण तथा वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा गुण अर्थात अत एंग का तथा वृद्धि का अर्थात आदेश का विधान किया जाता, वहाँ इकः यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। इसी प्रकार भाष्योक्त सामर्थ्य का आश्रयन लेकर लक्षणया मूलोक्त अर्थ गुण वृद्धि शब्दाभ्याम इत्यादि का लाभ यद्यपि तो हो सकता था, तथापि मंद बुद्धि को भी सूत्रार्थ लाभ की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाए, इसी अस्पष्टता के लिए भट्टोजी दीक्षित ने गुणोवृद्धि रीति ये गुण वृद्धि इस योजना के द्वारा मूलोक्तार्थ लाभ की बात कही। और मनोरमा में सूत्र का उपर्युक्त अर्थ स्वीकार करते हैं, तभी दिव औत सूत्र से दिव के वकार को औ कारादेश जो होता है
वहाँ औ वृद्धि ही है। तो औकार आदेश में वृद्धि का ही विधान हुआ, परंतु इस औकार रूप वृद्धि का विधान दिव औत सूत्र वृद्धि शब्द का उच्चारण करके अर्थात वृद्धि ही स्यात् ऐसा कहकर नहीं किया गया है। अतः यहाँ इकः यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित नहीं हुआ, तो दिव औत के दकारोत्तरवर्ती इकार को औत न होकर वकार को अंतादेश हुआ, तो यन होकर द्यौः ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार तत् शब्द को जो त्यदादि नामः से आत्तु होता है वह अकार भी गुण है, तो अकारादेश गुणादेश ही हुआ, परंतु यह अकारादेश रूप गुणादेश गुणः स्यात् ऐसा उच्चारण करके नहीं हुआ, अपितु अह ऐसा उच्चारण करके हुआ है। अतः यहाँ भी इकः पद की अनुवृत्ति नहीं आती है, तो सत्व आदि होकर सह रूप निष्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये शब्द रत्न टीका में कहते हैं स इति अत्र नैव स्यात् इति भावः, अर्थात तत् शब्द में जो त्यदादि नाम से अत्तु करता है उसमें तो इकः यह पद नहीं हो उपस्थित होगा, क्योंकि यदि हो गया तो तत्शब्द में इक के न होने से अत्व हो ही नहीं पाता, यह अव्याप्ति दोष हो जाता। लेकिन इसी के विषय में चर्चा करते हुए शब्द रत्न कहते हैं जो इमं इति अत्रेकारस्यैव स्यात् नत्यन्तस्येति भावः, यानी त्यदादि नाम में इकः पद की उपस्थिति होती तो इमं यहाँ पर इदम शब्द के इकार को ही यह सूत्र अत्व करता, न कि अंत को, अर्थात मकार को तो इमं यह प्रयोग ही नहीं बन पाता। लेकिन मनोरमाकार कहे हैं आगे जो षष्ठ्यंतम इस प्रतीक से कहते हैं कि षष्ठ्यंतम इकस का अर्थात इकः का अनुकरणात्मक शब्द है इकः, इसलिए अनुकरणात्मक इकः शब्द स्वरूप परक हैं, अर्थात इकः पद से इकः इस शब्द स्वरूप का ही बोध होता है। एवं च अनुकरणात्मक इकः इस पद के शब्द स्वरूप परक होने के कारण यह पद नपुंसक हो गया, तो इस इकः इस अनुकरणात्मक शब्द के आगे जो सुविभक्ति आती थी उसका नपुंसकत्वात् लुक हो गया। यहीं शब्द रत्न टीकाकार ये जोड़ते हैं। लेकिन आगे कहते हैं सोर लुक इति अतएव दीर्घो नेति भावः, अर्थात नपुंसकत्वात् सु का लुक हो गया, अतएव सान महता समानाधिकरण इस सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ, तो इकः ऐसा सुनाई देता है। तात्पर्य यह निकला कि सूत्रस्थ इकः पद प्रथमांत हैं, अत वह उपतिष्ठते इस क्रिया का कर्ता है, कर्ता माना जाता है। लेकिन फिर जो आगे के प्रकरणानुसार कहा गया है मनोरमाकार ने जो पदम इति तच्च संभवति समानाधिकरण्ये इगन्तस्याङ्गस्येत्यादि क्रमेण संबध्यते मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः इत्यादौ तु समानाधिकरण्या संभवान् मिदे मृज्योरवयवस्येक इति संबध्यते। इसी को ये शब्द रत्नकार कहते हैं तच्चेति इक इति पदम च इत्यर्थः। अनेनात्र सूत्रे
पदोपस्थिति पक्ष इति सूचयति अचोन्त्यादि और गुणः इत्यादौ तु नास्याः प्रवृत्तिः लिंगस्य श्रुत्यपेक्षया दुर्बलत्वेन प्रथमतः श्रौताच्य पदार्थात् घटित वाक्यार्थबोधे वृत्ते निर्दिष्टस्थानिकत्वेन उपस्थितस्यापि कपदस्य वाक्यार्थे अन्वयात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यादौ तु तदुपस्थितिं विना अस्थान्याकाङ्क्षाशान्त्यभावेन बोध एव नेति विशेषः। एवं च पदश्रुतिनिमित्तैषा पदैकवाक्यतया अन्वयवत्यन्तरङ्गा स्थानषष्ठित्वनिर्णये उपस्थिता अलोन्त्यपरिभाषाया अनन्त्यस्य गुणव्यावृत्तये वाक्यैकवाक्यतया अन्वय इति बहिरंगा सा तदाह इगन्ताङ्गस्येत्यादि। अतएव यहाँ पर कहा गया है जो इक पद समानाधिकरण्य संभव होने से इगंतस्य अंगस्य इत्यादि क्रम से संबद्ध होता है। यहाँ पर कहते हैं जो कौमुदी में जो पदम उपतिष्ठते ऐसा कहा गया है उससे यहाँ पदोपस्थित पक्ष में यह सूचित होता है। तब यहाँ प्रश्न यह होता है कि जिस सूत्र के द्वारा गुणः ऐसा उच्चारण करके गुण का या वृद्धि ऐसा कहकर वृद्धि का विधान किया जाता है उस शास्त्र में यदि इकः यह पद उपस्थित होगा तब तो अचोंगनीति भी वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान करता है। तो यहाँ भी इकः पद उपस्थित होगा तो अचोंगनीति में गृहीत अचः पद तथा और गुणः में गृहीत ओह पद व्यर्थ ही होगा। इस प्रश्न के उत्तर में भी रत्नकार कहते हैं कि अचोंगनीति तथा और गुणः में इस इको गुण वृद्धि परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती। उसका उच्चारण यह है कि जैमिनी के जो ये एक सूत्र हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात् अर्थात श्रुति लिंग आदि विनियोजक प्रमाणों में पूर्व प्रमाण ही अपेक्षा उत्तर प्रमाण दुर्लभ होते हैं क्योंकि विनियोग रूप प्रयोजन में विलंब होता जाता है। इसका आशय यह है कि निरपेक्षोरवः श्रुति के अनुसार श्रुति निरपेक्ष होने से सबसे प्रबल होती हैं तो विनियोग का विधान करके साध्यादि आकांक्षा की निवृत्ति करा देती हैं। परंतु सामर्थ्य लिंगम के अनुसार अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य रूप लिंग श्रुति की कल्पना करता है तत्पश्चात विनियोग का विधान करता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी स्थल विशेष में श्रुति तथा लिंग दोनों प्रमाण हो और उसका विरोध हो तो वहाँ श्रुति निरपेक्ष होने से पहले ही विनियोग कर देगी जबकि लिंग तो पहले श्रुति की कल्पना करेगा तब विनियोग करेगा। इस प्रकार जिस दूसरे क्षण में लिंग प्रमाण श्रुति की कल्पना करता रहेगा उसी दूसरे क्षण में प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग कर देगी। इस प्रकार विनियोग करने में लिंग को श्रुति की अपेक्षा एक क्षण अधिक का विलंब होता है। अतः अर्थ विप्रकर्ष के कारण लिंगादि की अपेक्षा श्रुति सर्वतो बलवती होती हैं। जैसे इंद्रिया गार्ह्यपत्यम उपतिष्ठते इस वाक्य में गार्हपत्यम में प्रत्यक्ष द्वितीया श्रुति से गार्हपत्याग्नि के उपस्थान में इंद्री ऋचा का विनियोग विधान हो रहा है जबकि इंद्रो देवा अस्या ऋचः इति ऐन्द्री ऋक्
इस व्युत्पत्ति के आधार पर इंद्रिय पद स्वनिष्ठ अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य से इंद्र देवता स्वरूप अर्थ का प्रकाशन करके इंद्र के उपस्थान में इस ऋचा का विनियोग करेगा। परंतु जब तक लिंग प्रवान इंद्र या ऋचा इंद्रमुपतिष्ठेत इस श्रुति वाक्य की कल्पना करेगा और उसका इंद्रोपस्थान में विनियोग करेगा, उससे पहले ही गार्हपत्यम में सुनाई पड़ने वाले द्वितीया विभक्ति रूप श्रुति प्रमाण इस ऋचा का विनियोग गार्हपत्याग्नि के उपस्थान में करा देता है। तब साध्याकांक्षा के निवृत्त हो जाने से लिंग प्रमाण इंद्रोपस्थान का साध्यत्वेन विनियोग नहीं कराता। ठीक इसी प्रकार प्रकृति में अचोंनिति में प्रत्यक्ष श्रुत अच पद अपने अर्थ का बोध कराएगा। तब पदार्थोपस्थिति हो जाने पर अच पदार्थ घटित वाक्यार्थ बोध तब अचोंनिति का हो जाएगा। तो निर्दिष्ट स्थानिकत्वेन उपस्थित अर्थात इस सूत्र में अनुवृत्त्यालब्ध वृद्धि इस विधेयक समर्पक पद के कारण इको गुण वृद्धि इस परिभाषा के द्वारा स्थानीय रूप में निर्दिष्ट इक पद यहाँ उपस्थित होकर भी अचोंनिति सूत्र के वाक्यार्थ में अन्वित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष श्रुत अचः पद के द्वारा वृद्धि के स्थानीय रूप में अच की उपस्थिति हो चुकी होती है। अतः वाक्यार्थ के निराकांक्ष हो जाने से उसमें इक पदार्थ का अन्वय नहीं हो सकता। अन्वय परस्पर साकांक्ष पदार्थों का ही होता है। सार्वधातु कार्धातुकयोः इत्यादि में तो जब तक इको गुण वृद्धि की उपस्थिति न हो अर्थात वहाँ स्थानीय रूप में इक उपस्थित न हो तब तक स्थानीय की आकांक्षा शांत नहीं होगी। तो सार्वधातु कार्धातुकयोः सूत्र का निराकांक्ष बोध ही वाक्यार्थ बोध ही नहीं हो पाएगा। अतः सार्वधातु कार्धातुकयोः या इस सूत्र के में यह परिभाषा उपस्थित होती हैं, लेकिन इको गुण वृद्धि परिभाषा पद श्रुति निमित्ता हैं, अर्थात जहाँ विधेय समर्पक गुणः पद या वृद्धि पद सुनाई पड़ेगा वहीं प्रवृत्त होती हैं। अतः इसकी प्रवृत्ति का निमित्त है पद श्रुति ही। अतः इससे पद श्रुति निमित्ता कहा गया। इसलिए विधि सूत्र के साथ इस परिभाषा का पदैक वाक्यतया अन्वय होने से यह परिभाषा अंतरंग है, परंतु अलोन्त्यस्य परिभाषा तो तब प्रवृत्त होती है जब यह निर्णय हो जाता है कि यहाँ स्थान षष्ठी हैं एवं च स्थान षष्ठी का निर्णय हो जाने पर अनंत्य अर्थात अंत्य भिन्न इक को गुण न हो। एतदर्थ वाक्यतया विधि सूत्र में अन्वित होती हैं। अतः यह अलोन्त्य परिभाषा बहिरंग है। इसलिए मनोरमाकार ने अन्वय का क्रम बताया। इगंतांगस्य यहाँ तक तो इस परिभाषा के द्वारा उपस्थित इकः का अर्थात विशेषणतया तदंत विधि के कारण इगंतस्य का समानाधिकरण्येन अन्वय का प्रदर्शन सार्वधातु कार्धातुकयोः इत्यादि में होता है, यह बताया गया। तब मनोरमाकार कहते हैं कि मिदेर गुणः में गुणः पद के कारण मृजेर वृद्धि में वृद्धि पद के कारण इकः पद तो उपस्थित होगा, परंतु वहाँ समानाधिकरण्येन अभेदेन अन्वय संभव नहीं, क्योंकि मिद या मृज इगंत है ही नहीं। अतः यहाँ मिदेर अवयवस्येकः गुण मृजेर अवयवस्य को वृद्धि इस क्रम से अन्वय होता है। लेकिन टीकाकार के मतानुसार जो लिखा है मृज्योरवयवस्येति एवं च स्थान षष्ठित्वाभाव निर्णयेन अलोन्त्यस्य,
इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नेति भावः। यानी मिदेर गुणः में मिदेह में स्थान षष्ठी का निर्णय होने से पहले ही इस इको गुण वृद्धि परिभाषा से इका की उपस्थिति हो जाने से मिदेह में अवयव षष्ठी का निर्णय हो जाता है, क्योंकि उपस्थित इकः पदार्थ स्थानित्वेन उपस्थित होता है, न तो विधेयत्वेन। एवं च मिदेह में यदि स्थान षष्ठी मानी जाएगी तो मिद के स्थान पर जो इक इत्यादि अर्थ होगा, इससे इक में स्थानित्व नहीं रह पाएगा। अतः मिदेह में स्थान षष्ठी मानी जाएगी। इसी बात को ये टीकाकार शब्द रत्न कहते हैं। जो मिदेह में अवयव षष्ठी का निर्णय हो जाने से स्थान षष्ठी वहाँ नहीं है, इस बात का निर्णय हो जाता है। और जब मिदेह में स्थान षष्ठी नहीं है, इस बात का निर्णय हो गया, तो वहाँ पर अलोन्त्यस्य परिभाषा की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि जहाँ स्थान षष्ठी होती हैं वहीं पर अनंतिका वारण होने के लिए अलोन्त्यस्य परिभाषा प्रवृत्त होती हैं। एवं च मिदेह में स्थान षष्ठी है, अतः वहाँ पर मिदेर अवयवस्य कह। इसी प्रकार मृजेर वृद्धि में भी मृजेर अवयवस्य कह इस प्रकार अन्वय होगा। मनोरमाकार ने मिदेर गुणः तथा मृजेर वृद्धि दोनों सूत्रों में एक अन्वय का प्रकार एक ही वाक्य में बताते हैं। मिदि मृज्योरवयवस्येक इति संबध्यते, ऐसा कहा गया है। फिर भी मनोरमाकार ने ये भी कहा है, जो यत्तु इक एव स्थाने अस्तः इति प्राचा व्याख्यातम तच्च तट्टीकाकृतोक्तम नियम प्रसंगे नियमार्थमिदमित्यादि तत्सर्वं भाष्य विरोधादुपेक्षम तच्छेष पक्षम दूषयित्वा पदोपस्थिति पक्षैस्यैव भाष्ये समर्थितत्वात् इत्याहुः। तत्शेष पक्षेपि दूषणोद्धारस्तु शब्दकौस्तुभे स्पष्टीकृतः अस्माभिः। यानी जो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि इक एव स्थाने अस्तः अर्थात गुण या वृद्धि के स्थान पर ही हो, इस सूत्र का अर्थ है एवं च यत्तु टीकाकार ने जो यत्तु के उपर्युक्त ग्रंथ की व्याख्या करते हुए कहते हैं, और नियम का प्रसंग उपस्थित होने पर नियम के लिए यह सूत्र हैं इत्यादि। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष में अनुपपत्ति यह है कि जब इस गुणों इको गुण वृद्धि सूत्र को परिभाषा सूत्र कह दिया गया, तब तो उसमें विधि सूत्रत्व ही नहीं है, पुनः उसमें नियम सूत्रत्व कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। एवं च जब इसमें नियम सूत्रत्व नहीं है तो यत्तु के टीकाकार के नियमार्थम इदम कैसे कहा। अतः यहाँ पर पूर्व पक्ष को उपपन्न करने के लिए नियमार्थम इदम इस प्रतीक से यह टीकाकार आशय बताते हैं कि गुण तथा वृद्धि के विधायक तत्त सूत्रवार्तिक आदि रूप विधायकों के द्वारा विहित कार्य अंत्य तथा अनंत्य दोनों को प्राप्त होता है, तो स्थानीय का नियम जैसे अलोन्त्यस्थ सूत्र करता है अंत्यस्यैवालः अर्थः स्यात्, उसी प्रकार इको गुण वृद्धि सूत्र भी इक तथा अनिक दोनों का प्रसंग होने पर इक रूप स्थानीय का नियम करने के लिए है कि इक एव स्थाने गुण वृद्धि अस्तः। यह यत्तु के टीकाकार का आशय है। लेकिन ये प्रौढ़ मनोरमा के मूल मनोरमाकार मूल ग्रंथकार कहते हैं तो यत्तु तथा उसके टीकाकार ने जो इस सूत्र की व्याख्या की वह सब भाष्य विरुद्ध होने से अपेक्षणीय हैं।
लेकिन मनोरमाकार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं जो तत्सर्वं भाष्येति द्वयोर्नियमो सार्वधातुक इत्यादक विरोधेन रूपान्तस्यैवार्थो वाच्यः अन्त्यस्येक इति वा उभयथापि द्वयोर्विशेष्य विशेषण भावसत्वात् शेषपक्षे पर्यवसानं सह अलोन्त्यस्य इति नियमः शेषो विशेषणमस्येति तदर्थः तस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्य विशेषणमिति वा एवं च मिदेर्गुणः इत्यादो परस्पर विरोधानयोस्त्यागे सर्वादेशगुणापत्या तद्विरोधः इति भावस्तदाह तत्शेषपक्षमिति। यह तो टीकाकार के मत का भाष्यकार से विरोध कैसे हैं, इसे शब्द रत्नकार कहते हैं कि यत्तु का कथन यह है कि इको गुण वृद्धि सूत्र जहाँ स्थानीय का निर्देश विधायक सूत्र में नहीं है, ऐसे सार्वधातु कार्धातुकयो सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु आदि सूत्रों से विहित गुण तथा वृद्धि तथा अनिक दोनों को प्राप्त होने पर इक एव स्थाने अस्तः इस प्रकार स्थानीय का नियम करता है, परंतु अलोन्त्यस्य तथा इको गुण वृद्धि इन दोनों नियमों का सार्वधातु कार्धातुकयों में परस्पर कोई विरोध न होने से ये दोनों नियम परस्पर विशेष्य विशेषण हो सकते हैं। तो सार्वधातु कार्धातुकयों का अर्थ सार्वधातुक या आर्धातुक के परे एक रूप अंत्य को अथवा सार्वधातुक या आर्धधातुक के परे अंत्य इक को गुण हो, ऐसा होता है। वहाँ पर जो अंत्य हैं वहीं इक भी हैं और जो इक हैं वहीं अंत में हैं, अतः अंत्य भी हैं। अतः अलोन्त्यस्य से उपस्थित अंत्यस्य को विशेषण मानकर इको गुण वृद्धि से उपस्थित इकः को विशेष्य माने और सूत्रार्थ करे। अनंत्यस्य इकः अथवा इकः को विशेषण मानकर अनंत्यस्य को विशेष्य माने और सूत्रार्थ करे। एक भिन्न अंत्य अर्थात इक रूप अंत्य दोनों प्रकार का अर्थ हो सकता है और ऐसा अर्थ करने पर भवति आदि उस सूत्र के लक्ष्य में दोष भी नहीं होगा। इस प्रकार उभयथा अर्थात इक को विशेष्य माने या विशेषण, उसी प्रकार अंत्यस्य को विशेष्य माने या विशेषण, दोनों में परस्पर विशेष्य विशेषणाभाव होने से सूत्रार्थ की इस प्रक्रिया का तत्शेष पक्ष में पर्यवसान होता है। क्योंकि तत्शेष शब्द का अर्थ है तत् अर्थात सह अर्थात अलोन्त्यस्य है, शेष अर्थात विशेषण जिसका वह हुआ शेष। इस बहुव्रीहि समास के अनुसार अलोन्त्यस्य विशेषण तथा यत पद बोध्य इको गुण वृद्धि रूप अन्य पदार्थ हैं। विशेष्य एवं च तस्य अलोन्त्यस्य का शेषः विशेषणम तत्शेषः इस तत्पुरुष समास के अनुसार अलोन्त्यस्य हैं विशेष्य और इको गुण वृद्धि हैं विशेषण। इस प्रकार तत्शेष पक्ष का अर्थ हुआ है कि उन दोनों में यत् शेष विशेष्य विशेषण भाव है, परंतु मिदेर गुणः में इन दोनों का विरोध है। क्योंकि मिद में जो अंत्य हैं वह इक नहीं और जो इक हैं वह अंत नहीं, इसलिए इन दोनों का वहाँ त्याग प्राप्त होने पर मिदे इस सूत्र वाला संपूर्ण मिद के स्थान पर गुण प्राप्त होता है। अतः मनोरमाकार ने कहा तत्शेष पक्षे दूषयित्वा, यहाँ की मनोरमा तथा शब्दरत्न का सारांश यह निकला कि अलोन्त्यस्य तथा इको गुण वृद्धि यत्तु के मतानुसार स्थानीय के नियमार्थ हैं, जबकि जहाँ इन दोनों का अविरोध होता है वहाँ परस्पर विशेष विशेषण भावापन्न होकर स्थानीय का निर्देश करते हैं, और जहाँ इनका परस्पर विशेष विशेषण भाव होना असंभव है वहाँ इनका त्याग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थानीय का नियम इक एव स्थाने स्यात् या अलोन्तस्ये
स्यात् सर्वत्र नहीं करते, अतः इनको स्वस्थानीय नियमार्थम इदम करना भाष्य विरुद्ध हैं। अतः यत्तु के मत की उपेक्षा कर देनी चाहिए। और मनोरमाकार ने कहा है, यद्यपि मिदेर गुणः से तत्शेष पक्ष असंभव होने से उसका त्याग करना पड़ता है, परंतु मैंने तत्शेष पक्ष में भी दोषोद्धार शब्द कौस्तुभ ग्रंथ में स्पष्ट किया है। इसको दोषोद्धार की प्रक्रिया को यहाँ बताते हैं कि मिदेर गुणः में सर्वादेश गुणापत्ति अर्थात पूरे मिद को गुण तथा मृजेर वृद्धि में पूरे मृज को वृद्धि प्राप्त होगी। यहीं तत्शेष पक्ष में दूषण था, उसका उद्धार यदि मिदेह इहि मिदि तस्य मिदेह इति ऐसी व्याख्या मिदेर गुण के मिदेह की करें तो सूत्रार्थ होगा मिद का अवयव जो ई उसे गुण हो तो मेद्यते इत्यादि में गुण हो जाएगा, कोई दोष नहीं। लेकिन समाधान मनोरमाकार का प्रौढ़ीवाद या आक्षेप न करे, इसके लिए उपर्युक्त दोषोद्धार प्रक्रिया भाष्य सम्मत है। इसलिए कहा गया है जो पुगंत लघु पदस्य च में यदि पुकी अंतः पुगंतः लघु चासो उपधा लघु पदा अन्यो समाहारः पुगंत लघु पदम तस्य पुगंत लघु पदस्य करे, तो इसका अर्थ हुआ जो उपधा रूप लघु हो तथा पुक के परे उसमें अंतत्व हो, अर्थात जो पुक्की उपधा में हो, एवं तो सूत्रार्थ हुआ। लेकिन सार्वधातुक आर्धातुक परे अंगावयव जो पुक के अव्यवहित पूर्व में हो उसे तथा लघुपद उपधा को गुण हो, एवं च भिन्नति में भकारोत्तरवर्ती इकार चूँकि भिन्नत में उपधा में नहीं है, अतः वहाँ दोष नहीं होगा। यह भाष्यकार दोषोद्धार हैं, परंतु पुगंत लघु पदस्य का ऐसा अर्थ मानने पर यापयति क्षमापयति में भी यापी क्षमापी में यकारोत्तरवर्ती आकार तथा क्षमा के आकार को गुण आकार होने लगेगा, क्योंकि यह आकार भी पुकी अंता हैं, अर्थात पुक के अव्यवहित पूर्व हैं। यह आपत्ति आएगी। लेकिन गुणे कृते वृद्ध्या रूप सिद्धे अर्थात पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाने पर आकार हो जाएगा और उसके बाद उस आकार को निजंत मानकर वृद्धि हो जाएगी, तो यापयति क्षमापयति आदि रूपों की सिद्धि हो जाएगी। अतः दोषोद्धार में कोई दोष नहीं, गुण करके वृद्धि करने से ही समयाच यापनायाम सूत्र में सूत्रकार का यापनायाम यह निर्देश भी संगत होता है। इसी बात को मनोरमाकार शब्द कौस्तुभे स्पष्टीकृतः अस्माभिः इत्यलम्।